आज जो है अपना टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान की सीमा, उसकी स्थिति और उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो पहले ग्लोब पे देखते हैं राजस्थान कहाँ पे है। देखो ये ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है, नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी ग्लोब पे एक रेखा निकलती है भूमध्य रेखा, जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति पूरी उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो अपना भारत है वो पूरा कहाँ है, पूरा उत्तरी गोलार्ध में। और राजस्थान की स्थिति भी कहाँ होगी, उत्तरी गोलार्ध में। यानी राजस्थान पूरा किस में है, उत्तरी गोलार्ध में। ये राजस्थान है जो पूरा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे ही एक रेखा और निकलती है ग्लोब पे, उसका नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा भी ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो पश्चिमी देशांतर और एक पूर्वी देशांतर। यानी पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यानी जो ग्लोब पर स्थिति है राजस्थान की या भारत की, वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पे है। यानी भूमध्य रेखा गोलार्ध को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ग्रीनविच रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। यानी जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में व पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। यानी जो राजस्थान है वो पूरा को पूरा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर में। अब देखते हैं राजस्थान कितने अक्षांश पे है और कितने देशांतर में। अब देखो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय, ये क्वेश्चन बहुत आता है, अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। ठीक है, जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है। अब राजस्थान जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ एंड होता है, यानी ये अक्षांश ऊपर बढ़ते बढ़ते अक्षांश है। तो राजस्थान की जो स्थिति है 23 डिग्री 03 टाइम उत्तरी अक्षांश बताया था ना, राजस्थान पूरा उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। यानी जो अपना राजस्थान स्टार्ट होता है वो 23 डिग्री 03 टाइम से 30 डिग्री 12 टाइम उत्तरी अक्षांश पे। यानी जो राजस्थान की स्थिति है वो 23 डिग्री 3 टाइम से 30 डिग्री 12 टाइम उत्तरी अक्षांश है। इसी तरह देशांतरीय स्थिति यह है 69 डिग्री 30 टाइम पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 टाइम पूर्वी देशांतर। यानी जो राजस्थान है वो 69 डिग्री 30 टाइम पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 टाइम पूर्वी देशांतर है। यानी राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। देखो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति
जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो है 23°03 टाइम उत्तरी अक्षांश से 30°12 टाइम उत्तरी अक्षांश तक। तो अपना राजस्थान है उसकी अक्षांशीय स्थिति 30°03 टाइम उत्तरी अक्षांश से 30°12 टाइम उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। ऐसे ही राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है, देखो देशांतरीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69°30 टाइम पूर्वी देशांतर से 78°17 टाइम पूर्वी देशांतर, 78°17 टाइम पूर्वी देशांतर। जब ग्लोब पे देशांतर को पार करते हैं, यानी देशांतर को पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं या पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। अब देखो राजस्थान की जो स्थिति है 69°30 टाइम से 78°17 टाइम पूर्वी देशांतर, यानी राजस्थान जो देशांतरीय स्थिति है बढ़ते बढ़ते जो राजस्थान में लगभग 9 डिग्री का अंतर आता है। यानी 1 डिग्री को पार करने में या एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 9 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 9 × 4 यानी 36 मिनट। यानी सूर्य सबसे पहले जो उगता है ना वो अपने धौलपुर में उगता है। सूर्य यहाँ से धौलपुर में, और धौलपुर से 36 मिनट बाद में जो सूर्य की उपस्थिति होती है वो जैसलमेर में होती है। यानी सूर्य को एक अक्षांश पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो राजस्थान को पूरा पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 36 मिनट का समय लगता है। अब देखो जो राजस्थान है, राजस्थान का सबसे पहले जो नामांकन हुआ किसने किया, कब किया, वो देखते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का जो सबसे पहले नाम मिलता है ना वो मिलता है अपने बसंतगढ़ शिलालेख में। ठीक है ना, तो राजस्थान का सबसे पहले राजस्थान के रूप में नाम बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। कहां मिलता है? बसंतगढ़। अब बसंतगढ़ शिलालेख आपका सिरोही में है। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सिरोही में। ठीक है, 682 विक्रम संवत को उत्तीर्ण करवाया था ये, 682 विक्रम संवत को। इसमें जो इस क्षेत्र का नाम दिया गया है वो दिया गया है राजस्थान यादित्य, राजस्थान यादित्य। अब जो ये बसंतगढ़ शिलालेख है ये खीमल या सीमल माता के मंदिर में, यानी जो बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में, और सिरोही में खीमल या सीमल माता के मंदिर में उत्कीर्ण है। 682 विक्रम संवत को इसको उत्तीर्ण करवाया गया। और इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया वो इसमें किया गया। इसके बाद 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना, यानी 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। मिस्टर जॉर्ज थॉमस द्वारा।
राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, यानी मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया 1800 ईस्वी में। इनकी एक बुक थी मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज, यानी इस बुक में सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। अब इस क्षेत्र के लिए रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा किया गया। इस क्षेत्र के लिए राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान शब्द का प्रयोग मिस्टर जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने एक बुक लिखी 1829 ईस्वी में, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने जो राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, उनकी बुक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका पब्लिकेशन हुआ 1829 ईस्वी में। यानी इस क्षेत्र के लिए जो सबसे पहले राजस्थान यादित्य शब्द बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रम संवत में उत्कीर्ण कराया गया खीमल माता या सीमल माता के मंदिर में। फिर इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया मिस्टर जॉर्ज थॉमस द्वारा। उनकी बुक आई मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। फिर इस राजस्थान क्षेत्र के लिए जो राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, वो किया कर्नल जेम्स टोड ने। अब कर्नल जेम्स टोड की एक बुक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें सर्वप्रथम उसने इस क्षेत्र के लिए रजवाड़ा, राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक पब्लिक, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसमें सबसे पहले इन्होंने इस क्षेत्र के लिए रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान, इस बुक का दूसरा नाम था, इस बुक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, यानी यही बुक थी। और इस बुक का दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो पब्लिकेशन हुई, ये बुक, ये पब्लिकेशन हुई लंदन, इंग्लैंड में। इसका पब्लिकेशन कहाँ हुआ? लंदन, इंग्लैंड में। लंदन, इंग्लैंड में इस बुक का पब्लिकेशन लंदन, इंग्लैंड में। जब कर्नल जेम्स टोड यहां से गए तो उन्होंने इस बुक को सौंपा, इस बुक को यति चंद्र को सौंप के गए थे, यति चंद्र को सौंपा था। जब वो यहां से गए तो उन्होंने इस बुक को किसको सौंपा? यति चंद्र को। ये जो अपना क्वेश्चन है ना यति चंद्र वाला, ये रीट 2016 में पूछा गया है। यानी रीट 2016 में ये पूछा था कि कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने द एनाल्स और एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो बुक थी वो किसको देके गए थे? तो उसमें एक ही इंडियन नाम था, वो था यति चंद्र। अब देखो कर्नल जेम्स टोड को
जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं। राजस्थान इतिहास का पितामह, यानी राजस्थान का जो इतिहास है वो इन्होंने लिखा। ठीक है ना, याद रहे। उपनाम इनका घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं इनको, वाले बाबा, यानी कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। जो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक बुक पब्लिश की, उसका नाम था एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी का ये दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसका पब्लिकेशन लंदन में हुआ। इस बुक को यतिचंद ने, देखो ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यतिचंद्र वाला रीड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है और इनका उपनाम है घोड़े वाले बाबा। अब देखो, आजादी के बाद जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया वह किया गया एकीकरण के द्वितीय चरण। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, द्वितीय चरण में इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। कब किया गया? 25 मार्च 1948 ईस्वी, यानी 25 मार्च 1948 ईस्वी में इस क्षेत्र के लिए जो एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान नाम रखा गया। पूर्वी राजस्थान, यानी स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले प्रयोग किया गया राजस्थान शब्द का, वो किया गया 25 मार्च 1948 में। एकीकरण का दूसरा चरण था, उसमें जो नामांकन किया गया वो पूर्वी राजस्थान। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान में इस क्षेत्र का नाम राजस्थान रखा गया। क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? राजस्थान रखा गया। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट एक समिति थी, सत्यनारायण राव समिति। उसकी अनुशंसा पे जो 26 जनवरी 1950 में इस क्षेत्र का नाम रखा गया राजस्थान, किसकी अनुशंसा पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे, यानी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया? राजस्थान रखा गया। ठीक है, तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र का नाम क्या है? राजस्थान है। अब देखो, जो राजस्थान की स्थिति है, आकृति, वह कैसे क्या है? जो राजस्थान की आकृति है वह विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। अब देखो, राजस्थान में सबसे उत्तरी गांव है वह है कोणा गांव। कोणा गांव की स्थिति है श्रीगंगानगर। यानी राजस्थान का जो लास्ट गांव है उत्तर की तरफ से, वो कौन सा है? कोणा गांव। दक्षिण की तरफ से जो लास्ट गांव है वह है बोरकुंडा। बोरकुंडा है कुशलगढ़, बांसवाड़ा। यानी राजस्थान का जो दक्षिणवर्ती भाग है या दक्षिण में लास्ट भाग है वो कौन सा है? बोरकुंडा। और उत्तरी जो लास्ट गांव है वो कौन सा है? कोणा गांव। अब देखो, पूर्व में जो लास्ट इसका गांव है वह है राजाखेड़ा।
धौलपुर, और दक्षिण में है सम जैसलमेर, सम जैसलमेर, सम जैसलमेर, ठीक है ना। कटरा गांव भी बोलते हैं इसी को, कटरा सम जैसलमेर। यहाँ राजाखेड़ा में सिलाना, राजाखेड़ा में क्या है, सिलाना। देखो जो राजस्थान का सबसे लास्ट उत्तरी गांव है वो कोणा गांव, दक्षिणी गांव बोरकुंडा कुशलगढ़, पूर्व में सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर, और पश्चिम में जो है कटरा गांव, सम जैसलमेर। अब देखो राजस्थान जो है उसकी स्थिति पश्चिम से जो पूर्व की स्थिति है, पश्चिम से पूर्व ये 869 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व, और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ये 826 किलोमीटर लंबा है। यानी भारत है, भारत तो उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम कम है। राजस्थान की स्थिति उसके उलट है, राजस्थान पश्चिम से पूर्व लंबा है, पश्चिम से पूर्व, राजस्थान पश्चिम से पूर्व की तरफ लंबा है, ठीक है ना, और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्या है, कम लंबा। तो पश्चिम से पूर्व तो इसकी कुल लंबाई है 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। अब देखो जो राजस्थान है, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा भी टच करती है। राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है ये, यहाँ से इसकी स्थिति पॉइंट आउट होती है, और यहाँ तक जो राजस्थान का जो पड़ोसी देश है वह पाकिस्तान है। यानी राजस्थान की सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा 5 राज्यों से भी लगती है। उत्तर में लगती है पंजाब, उत्तर पूर्व हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्व मध्य प्रदेश, और पश्चिम की तरफ ये गुजरात से टच करती है, ठीक है। तो राजस्थान की जो सीमा है 5 राज्यों से लगती है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों से तो राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और एक देश से क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। जो राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई, कुल स्थलीय लंबाई, राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, 5920 किलोमीटर। अब इसमें देखो 5920 में एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो लगती है 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से, और अंतरराज्यीय सीमा लगती है 4850 किलोमीटर, ये लगती है 5 राज्यों से। यानी 5 राज्यों से जो अंतरराज्यीय सीमा है वो तो 4850 किलोमीटर है, और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान वो बनाता है 1070 किलोमीटर। यानी 1070 किलोमीटर तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है, जो 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है, 4 से। अंतरराष्ट्रीय सीमा देखो, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर। यानी जो राजस्थान के 4 जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पे है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब ये जो कुल 1070 किलोमीटर सीमा है वो सबसे ज्यादा तो किस जिले से लगती है और सबसे कम किस जिले से लगती है? देखो, जो गंगानगर से लगती है 228 किलोमीटर, यानी श्री गंगानगर से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, 228। बीकानेर से 210, बीकानेर से कितनी लगती है, 210। जैसलमेर से 464,
और बाड़मेर से, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया, देखो बीकानेर से 168 लगती है, गंगानगर से 210 और बाड़मेर से लगती है 228 किलोमीटर। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर लगती है, श्री गंगानगर से 210 किलोमीटर, बीकानेर से 168 और जैसलमेर से 464 और बाड़मेर से कितनी लगती है 228 किलोमीटर। यानी सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगेगी वो किससे लगेगी, जैसलमेर से। सबसे ज्यादा किससे लगेगी, जैसलमेर से। जैसलमेर से कितनी, 464 किलोमीटर। जैसलमेर से कितनी लगेगी, 464 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, जैसलमेर से 464 और न्यूनतम लगेगी बीकानेर से। न्यूनतम किससे लगेगी, बीकानेर से 168 किलोमीटर। यानी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे ज्यादा तो लगती है जैसलमेर से 464 और न्यूनतम कितनी लगती है, बीकानेर से। ठीक है, अब जो 1070 किलोमीटर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान के कितने राज्य लगते हैं और कितने जिले लगते हैं, तो पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं, सिंध और पंजाब, और उनके कितने जिले लगते हैं, 9 जिले लगते हैं। पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, 9 जिले। ठीक है, देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने जिले लगते हैं पाकिस्तान के, 9 जिले। 2 प्रांतों के 9 जिले लगते हैं। देखो पाकिस्तान के, देखो पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं, पंजाब व सिंध। पंजाब व सिंध। तो पंजाब के तो 3 जिले लगते हैं और सिंध के 6 जिले। ठीक है, तो पंजाब के जो जिले हैं, पंजाब के बावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान। ठीक है, और सिंध के 6, सुक्कर, घोटकी, खैरपुर, थारपारकर, संथर और उमरकोट। संथर व उमरकोट। देखो जो पंजाब प्रांत है उसके 3 जिले लगते हैं, बावलपुर, बावलनगर और रहीम यार खान, और सिंध के लगते हैं 6, सुक्कर, घोटकी, खैरपुर, थारपारकर और उमरकोट। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी टॉपिक पे आगे नेक्स्ट क्लास आपको दी जाएगी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।